हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके जिनोलिया सर आपके बीच में एक बार पुनः पधार चुके हैं। और कल का टॉपिक अपना रहा था राष्ट्रपति शक्तियों का पार्ट फर्स्ट, यानी कार्यपालिका संबंधी शक्ति। और कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को हमने कहा था आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग हमने उसको समझाया था। और हमने उसमें कहा था कि यह सब ये 3 प्रकार की हैं। पहला हमने बताया नियुक्ति संबंधी शक्ति। कौन सी बताई थी हमने? नियुक्ति संबंधी शक्ति बताई थी। क्लियर है दोस्तों? फिर हमने बताया उसमें कि दूसरा पार्ट बताया मंत्रिपरिषद का गठन, और तीसरा हमने बताया आयोगों का गठन। आज उससे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, ए पार्ट कार्यपालिका संबंधी शक्ति पढ़ ली थी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी पार्ट बोले तो विधायी शक्ति। और विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको बता दूं कि विधायी शक्तियाँ जो हैं वो संसद से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? संसद से संबंधित है। दोस्तों ध्यान से सुनना। और इसमें सबसे पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 80, और 80 में भी कौन सा? 80(1) यानी फर्स्ट, ठीक है, या ए मान लीजिए या कै मान लीजिए। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करने की या मनोनीत करने की शक्ति है। किस किस क्षेत्र में मनोनयन कर सकता है? तो कला है, साहित्य है, विज्ञान है, जन सेवा है, व खेल जगत है। किस किस में? कला, साहित्य, विज्ञान, जन सेवा, खेल जगत। दोस्तों याद रखना कि नोट में हमने डाला है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का जो मनोनयन है, उसके मनोनयन की प्रक्रिया हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण की है? तो आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों याद होगा कल हमने चर्चा की थी कि आयरलैंड के संविधान से हमने 3 चीज़ें उठाई है। पहली कौन सी है? तो अभी बताई हमने, 12 सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली है। दूसरी कौन सी बताई हमने? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। साहब हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड से ली है। और तीसरी नीति निदेशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अब बात करते हैं कि साहब वो वर्तमान में 12 सदस्य कौन कौन से हैं। तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि 12 सदस्य पढ़ते भी नहीं हैं, कि क्यों पढ़ना, फालतू में पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में रहने चाहिए कि वो 12 सदस्य कौन कौन से हैं। तो उन 12 सदस्यों पे जो अपन चर्चा करेंगे वो कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले वो 12 सदस्य कौन हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो 12 सदस्य में सबसे पहले हैं सुब्रमण्यम स्वामी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हैं, 25 अप्रैल 2016 से 24 अप्रैल 2022। नंबर 2 पे हैं नरेंद्र यादव, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हैं, 25 अप्रैल 2016 से 24 अप्रैल 2022। सेम डेट में हैं शोभन दास गुप्ता, पत्रकारिता के क्षेत्र में सेम डेट में रहेंगे। सुरेश गोपी कला के क्षेत्र में सेम डेट में हैं। और MC मैरी कॉम खेल जगत में हैं, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप काफ़ी बार जीती इन्होंने, और 25 अप्रैल 2006 बार जीत चुकी हैं। 25 अप्रैल 2016 से 24 अप्रैल 2022 तक सेम डेट में है। संभाजी राजे बड़े इंपॉर्टेंट है। संभाजी राजे क्यों हैं? क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी के घराने से बिलोंग करते हैं। 7 जून 2016 से 3 मई 2022 तक हैं। रूपा गांगुली हैं और कला के क्षेत्र में हैं, 4 दिसंबर 2016 से 3 अक्टूबर 2022 तक। राकेश सिन्हा ये साहित्य के क्षेत्र में हैं और 14 जुलाई 2018 से 13 जुलाई 2024 तक हैं। श्री राम शकल हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, ये भी इन्हीं के साथ राकेश सिन्हा के सेम डेट में क्या हुए हैं? मनोनीत हुए हैं। डॉक्टर रघुनाथ महापात्रा कला के क्षेत्र में, ये भी इन्हीं के साथ हुए हैं। और डॉक्टर सोनल मान सिंह कला के क्षेत्र में, ये भी इन्हीं के साथ हैं। ये 4 लोग एक साथ हुए हैं। और इम्पोर्टेंट जो आज का है वो है क्या है? तो न्यायमूर्ति रंजन गोगोई कानून के क्षेत्र में 19 मार्च 2020 से 18 मार्च 2026 तक ये अपने भारत के पूर्व में क्या रह चुके हैं? CJI रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी वर्तमान शरद अरविंद बोबड़े का स्थान शरद अरविंद बोबड़े ने रंजन गोगोई का स्थान दिया है। और रंजन गोगोई ने, आपको पता होगा तो नवंबर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला दिया था, और वो था अयोध्या मामला। क्लियर है दोस्तों? अब आगे चर्चा हम जो करने जा रहे हैं वो कौन सी चर्चा करेंगे? तो अनुच्छेद 85 की चर्चा करेंगे। क्या कहता है अनुच्छेद 85? कि राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व, राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है? समय से पूर्व भंग या विघटित कर सकता है। तथा राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत का मतलब होता है बुलाना, व सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करने की शक्ति रखता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? समय से पूर्व अगर लोकसभा को भंग करना है, विघटित करना है प्रधानमंत्री के आदेश से, तो वो उसको भंग कर सकता है। और संसद सत्र को क्या कर सकता है? आहूत का मतलब बुला भी सकता है और सत्र को समाप्त भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, कभी भी राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र को स्थगित नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? स्थगित नहीं कर सकता। तो ये पावर किसके पास है? तो लोकसभा स्पीकर के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास है कि वो लोकसभा क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 87 क्या कहता है?
दोस्तों अनुच्छेद 87 कहता है कि राष्ट्रपति नवगठित लोकसभा में, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, नवगठित लोकसभा में प्रथम अभिभाषण देता है और वर्ष के प्रारंभ, नवगठित का मतलब जानते हो, अभी नई लोकसभा का गठन हुआ, जैसे 17वीं लोकसभा का गठन हुआ, और साल का प्रारंभ, वर्ष का जब भी प्रारंभ होगा तो वह संसद के दोनों सदनों में अपना अभिभाषण देगा और उस अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में संसद में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। अब यहाँ दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बता दूं इम्पोर्टेंट है, नोट में मैंने डाला है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो याद रखना मंत्रिपरिषद तैयार करती है। कौन करती है? मंत्रिपरिषद क्या करती है? राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 108 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 108 कहता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाने पर संयुक्त बैठक बुला सकता है। मान लीजिए संसद के दोनों सदन, लोकसभा एंड राज्यसभा में किसी भी बात को लेकर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस दौरान संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा अनुच्छेद 108 के अकॉर्डिंग। याद रखना एक बात दोस्तों कि संसद का संयुक्त अधिवेशन केवल और केवल साधारण विधेयक कर मामलों पर ही बुलाया जाएगा। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने बहुत बार पूछा है। कौन सा? कि संसद की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखना लोकसभा अध्यक्ष करेगा और लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। अब तक कितनी बार बुलाया जा चुका है दोस्तों? तो 3 बार बुलाया जा चुका है संसद का संयुक्त अधिवेशन। कब कब बुलाया गया है उसकी पूरी डिटेल हमने यहाँ पे डाली है और देखिए क्रम से है। तो पहला है 6 मई 1961 को दहेज निरोधक अधिनियम और अध्यक्षता की थी श्री मधुभाषी एम अनंत सेनम आयंगर, यानी मधुभाषी अनंत सेनम आयंगर ने। उस वक्त प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा बुलाया गया 16 मई 1978 को बैंकिंग सेवा विधेयक के लिए के.एस. हेगड़े उस वक्त ने इसमें अध्यक्षता की थी और मोरारजी देसाई क्या थे, प्रधानमंत्री, और नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे। तीसरी बार बुलाया गया 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक अधिनियम, जिसको बोलते हैं पोटा, पीएम सईद ने अध्यक्षता की, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री और के.आर. नारायण क्या थे, राष्ट्रपति, देश के पहले दलित राष्ट्रपति। क्लियर है। अब आता है अनुच्छेद 123 क्या कहता है। अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब ये कई लोगों को ये नहीं पता सब अध्यादेश क्या है, या अध्यादेश कोई भी कानून पारित करने की या लागू करने की उसको क्या है, शक्ति प्राप्त है। लेकिन वो कब करेगा? देखो सारे ही कानून राष्ट्रपति के सिग्नेचर से लागू होते हैं, लेकिन वो कब होते हैं? जब संसद में, यानी अपने देश की व्यवस्थापिका जो है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों अगर उस पर सहमत हो जाते हैं, दोनों पारित करते हैं, तो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है, तो वो कानून बनने की कंडीशन में आ जाता है, कानून बनने को तैयार हो जाता है। ठीक है। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और उसमें फिर व्याख्या होती है उसकी, इसमें ये देखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर करता है कि ये वास्तव में सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, और फिर कार्यपालिका उसे क्या कर देती है, लागू करने की कोई पर्टिकुलर डेट में एक आदेश पारित कर देती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उसमें गजट नोटिफिकेशन जारी करता है, जो चर्चा अपन आगे करेंगे जब व्यवस्थापिका पढ़ेंगे तब। क्लियर है। अब बात बता दूं कि साहब अध्यादेश क्यों जारी कर रहा है वो, क्योंकि जब संसद के, ध्यान से सुनना, कि अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, या फिर कोई एक सदन में कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, उस दौरान कानून को लाना बड़ा जरूरी है, पारित करना जरूरी है। तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का हवाला देते हुए क्या करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। याद रखना अध्यादेश की न्यूनतम अवधि, यानी राष्ट्रपति ने एक बार सिग्नेचर कर दिए तो वो कितने दिन तक लागू रहेगा, 6 सप्ताह, यानी 42 दिन। ऑप्शन में दोनों मिल सकते हैं, 6 सप्ताह भी मिल सकता है, 42 दिन भी मिल सकते हैं और 6 सप्ताह भी मिल सकता है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है कि साहब हमें तो 6 सप्ताह बताया था, 42 दिन, तो दोनों में से कोई भी एक मिलेगा, लेकिन दोनों नहीं मिलेंगे। अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होगी, तो 6 माह, और अध्यादेश अधिकतम प्रभावी रह सकता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम जुड़ जाएंगे, तो 7 माह 12 दिन। क्लियर है, 7 माह 12 दिन। अब बात करते हैं कि साहब नोट में हमने डाला कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। क्लियर है, राज्यों में। अनुच्छेद 331 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करने की शक्ति। एंग्लो इंडियन को क्या कहते हैं, आंग्ल भारतीय। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता, बहुत सारे दोस्तों को शायद नहीं पता होगा या पता होगा, मुझे नहीं पता, बट मुझे जहाँ तक याद है बहुत कम लोगों को पता होता है एंग्लो इंडियन की परिभाषा क्या होती है। क्योंकि मैंने आज तक जब भी मेरी ऑफलाइन क्लासों में मैंने स्टूडेंट से पूछा है तो उनका एक ही जवाब है एंग्लो इंडियन की परिभाषा में, और उन्होंने क्या जवाब दिया कि साहब पिता या माता में से कोई एक भारतीय हो और
कोई एक क्या हो, विदेशी हो। उनमें से जो संतान, उन दोनों से जो संतान पैदा होगी वो एंग्लो इंडियन होगी। तो ये गलत आंसर है। सही आंसर क्या होगा, एंग्लो इंडियन कहलाएगा कौन, वह होगा जिसके पिता तो कहाँ से हो, यूरोपीय मूल से, माता कहाँ से हो, भारतीय मूल से, और उन दोनों से जो संतान हुई पैदा हुई हो वो कहाँ रह रही हो, भारत में रह रही हो, वही एंग्लो इंडियन कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों। वर्तमान में एंग्लो इंडियन को हराने पे प्रावधान चल रहा है और अपन बात करेंगे 17वीं लोकसभा में अभी कोई एंग्लो इंडियन नहीं है एट प्रेजेंट टाइम। याद रखना दोस्तों, एक चीज़ और विशेष इसमें क्या है कि स्पेशल नोट में हमने डाला है कि अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल को राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करने की क्या है, शक्ति प्राप्त है। ठीक है। एक चीज़ आपको मैं एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ आपसे, और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर डालेंगे दोस्तों, कि हाल ही में अपन कह सकते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ हाल ही में क्या, कि वर्ष 2017 में आपका एक स्टेट है उत्तराखंड, जिसका पूर्व में नाम था उत्तरांचल, उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड में वहाँ के राज्यपाल ने, ध्यान से सुनना, वहाँ के राज्यपाल ने वहाँ के विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य क्या किया है, मनोनीत किया है। आपको उसका नाम बताना है कि वो एंग्लो इंडियन सदस्य कौन है। याद है दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आप उसका नाम लिखिए। अगर आंसर नहीं आता है कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको कल इसका जवाब दूंगा बाकायदा। क्लियर है, यह आज के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा। आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। देखिए नोट में हमने डाला है कि धन विधेयक, याद रखना, हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन उसको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति बहुत जरूरी है। क्लियर है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति बहुत जरूरी है। और राज्यसभा, याद रखना, धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती है। तो ये हमेशा प्रस्तुत तो लोकसभा में ही किया जाएगा। अगला आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दोस्तों, अनुच्छेद 111, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। अभी वीटो पावर क्या है, तो आपको बता दूं कि जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जैसे ही वीटो पावर का प्रयोग की बात आती है तो आपके दिमाग में, मुझे पता है कि 1986 डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह और भारतीय डाक विधेयक पक्का दिमाग में आता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1986 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार इसका प्रयोग किया था। कब किया था वो? 1986 में। किस मामले में? भारतीय डाक विधेयक के मामले में, अनुच्छेद 111 का हवाला देते हुए। लेकिन आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर है। कौन कौन सी है वो 3 वीटो पावर? पहली है अत्यांकित वीटो, जिसका एक नाम है पूर्ण वीटो। अब देखिए, हम इसको पूरा थोड़ी सी गहराई में इसको जांच लेते हैं कि साहब ये कहाँ से ग्रहण किया। तो ब्रिटेन के संविधान से। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है कि विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर देना। राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक है और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, इसका मतलब उसने अत्यांकित वीटो का प्रयोग किया है। क्लियर है। याद रखना दोस्तों कि अत्यांकित वीटो जो है, इस वीटो पावर का प्रयोग राष्ट्रपति 2 ही मामलों में कर सकता है। कौन कौन से? तो एक तो है गैर सरकारी विधेयक पर और एक है सरकारी विधेयक पर। सरकारी विधेयक पर कब? केवल तभी। कब? जब पुरानी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाए। जब पुरानी मंत्रिपरिषद क्या हो जाए? बर्खास्त हो जाए, और नई मंत्रिपरिषद द्वारा विधेयक पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने से क्या कर दिया जाए? मना कर दिया जाए। क्लियर है। ये फिर बात करते हैं अगला, निलंबनकारी वीटो। कहाँ से ग्रहण किया? फ्रांस से किया। शाब्दिक अर्थ क्या है? तो धन विधेयक के अलावा किसी विधेयक को संसद के पास एक बार पुनर्विचार के लिए भेजना। हमने क्या कहा कि धन विधेयक के अलावा किसी भी विधेयक को संसद के पास एक बार पुनर्विचार के लिए भेजना कौन सी पावर है? निलंबनकारी वीटो, जो हमने कहाँ से ली है? फ्रांस से ली है। मैंने एक क्वेश्चन बनाया दोस्तों, इसमें देखिए, किसी भी धनेतर विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? तो राइट आंसर होगा 1 बार। धनेतर विधेयक क्या है? तो धन विधेयक के अलावा है। पॉकेट वीटो की बात करें, तीसरा है, इंपॉर्टेंट है पॉकेट वीटो। और क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम चर्चा कर चुके हैं। थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था, एक बार पुनः बता दूंगा कि पॉकेट वीटो, जेबी वीटो हमने कहाँ से लिया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया। मतलब क्या होगा शाब्दिक अर्थ? विधेयक पर न तो सहमति देना और न ही मना करना। यानी किस राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो हाँ करता है और न ना करता है, उस दौरान उसने कौन सी पावर का प्रयोग किया है? तो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया उसने पावर को, यानी उस विधेयक को अपनी पॉकेट में रख लिया है। और ऐसा 1986 में, मैं बार बार कह चुका हूं, 1986 में किसने किया?
डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह ने। भारतीय डाक विधेयक के लिए देखिए दोस्तों, आप भी करते हो, कई बार माँ बाप आपको कुछ कहते हैं या कोई आप गलती कर देते हो, आपसे कुछ पूछते हैं, तो वो आप क्या करते हो, बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले जाते हो, नहीं तो हाँ करते हो, नहीं ना करते हो। इसका मतलब आपने कौन सी पावर का प्रयोग कर लिया है, तो पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लिया है। ठीक है ना, क्योंकि नए सहमति दे रहे हो, नए मना कर रहे हो, ना हाँ कर रहे हो, ना कर रहे हो। नोट क्या कहता है, नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर क्या करने होंगे, हस्ताक्षर करने अनिवार्य होंगे। वो इनमें इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। किसका प्रयोग नहीं कर सकता है, वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की बात माननी क्या होगी, अनिवार्य होगी। क्वेश्चन मैं आपसे एक पूछने जा रहा हूँ आज कि भारत का राष्ट्रपति व राज्यपाल किसी भी विधेयक पर कितने दिनों के अंदर हस्ताक्षर करेंगे। तो क्या जवाब होगा दोस्तों इसका, तो इसका आंसर होगा कि इसकी भारतीय संविधान में कोई समय सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी विधेयक पर कितने दिनों के अंदर हस्ताक्षर करेंगे, तो कोई समय सीमा नहीं है भारतीय संविधान में। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति को 10 दिन के अंदर हस्ताक्षर करने होंगे, ये वहाँ पे जरूरी है। अनुच्छेद 112 क्या कहता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण, बोले तो बजट, को संसद के समक्ष रखने की अनुमति प्रदान करता है। जब भी देश के फाइनेंस मिनिस्टर जब अनुच्छेद 112 का हवाला देते हुए संसद में जब बजट पेश करने आते हैं, तो उससे पहले 112 के अकॉर्डिंग वो राष्ट्रपति से परमिशन, अनुमति ले चुके होते हैं उसकी रखने की, प्रस्तुत करने की। इसमें एक मैंने नोट डाला, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से सुनना दोस्तों, कि वर्ष 2019 के बजट जब पेश किया गया था, तो केंद्रीय वित्त मंत्री, आपको मालूम होगा कि निर्मला सीतारमण अपनी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। अगर मैं आपसे कहूं, कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आपसे अभी मैं पूछने जा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना कि वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, तो अपने केंद्र में वित्त राज्य मंत्री कौन है, वित्त राज्य मंत्री कौन है, ये इसका जवाब देंगे आप। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं आज, कौन सा, एक तो वर्ष 2017 में उत्तराखंड के राज्यपाल ने वहाँ की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किया था, उसका नाम क्या है, और दूसरा कि अपने वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री कौन है देश के। क्लियर है, वित्त राज्य मंत्री, ध्यान से सुनना, मैं वित्त राज्य मंत्री पूछ रहा हूँ। केंद्रीय वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण है, और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को चमड़े के बैग में न लाकर, हमेशा बजट जब भी पेश किया जाता है चमड़े के सूटकेस या एक बैग में लाया जाता है, न लाकर लाल कपड़े में लपेटकर संसद में लेकर आई थी, और इसका नाम अब क्या कर दिया गया है, बही खाता रख दिया गया है। क्लियर है दोस्तों, ये आपको ज्ञात होगा। तो अभी 2019 में केबीसी का प्रोग्राम जो आया था, केबीसी जो सीजन आया था, और उसमें अमिताभ बच्चन ने क्वेश्चन पूछा था कि बजट का नाम अब क्या रख दिया गया है, तो बही खाता रख दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 117 क्या कहता है। अनुच्छेद 117 कहता है वित्त विधेयक की परिभाषा। स्पेशल नोट में हमने डाला है कि धन विधेयक केवल टैक्स से संबंधित है, वित्त विधेयक शेष राशि से संबंधित है, हालांकि दोनों ही राशि से संबंधित है। न्यायिक शक्ति बात करने जा रहे हैं अपन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यायिक शक्ति, और न्यायिक शक्ति में बात करेंगे, तीसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों में न्यायिक शक्ति। और अनुच्छेद 72 क्या कहता है, क्षमादान की शक्तियाँ। देखिए कहीं ना कहीं आपने क्षमादान की शक्ति आती है तो आपके दिमाग में आर्टिकल 72 आता है, जिसमें राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति की सज़ा को कम करना, माफ़ करना, या मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। पहला बिंदु है क्षमा करना। देखिए क्षमा करना में क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सज़ा को पूर्णतः माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति की सज़ा को पूर्णतः माफ़ कर सकता है, चाहे वो मृत्युदंड ही क्यों ना हो। ये पावर सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। याद रखना, राज्यपाल के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। वो सज़ा को कम कर सकता है, लेकिन कभी भी मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान नहीं कर सकता है। ये पावर सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। दूसरा बिंदु है लघुकरण। लघुकरण का मतलब क्या होगा, राष्ट्रपति दंड के स्वरूप व सजा दोनों में परिवर्तन कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, दंड के स्वरूप और सजा दोनों में परिवर्तन कर सकता है। अब आप समझे नहीं होंगे तो इसका एग्जाम्पल मैंने आगे डाला है कि 5 वर्ष के कठोर कारावास को बदलकर राष्ट्रपति 2 वर्ष के साधारण कारावास में परिवर्तित कर सकता है। दोस्तों याद रखना कि देखिए सजा कितनी थी, 5 वर्ष, बदल के कितनी कर दी, 2 वर्ष। स्वरूप कितना था, क्या था, कठोर कारावास, बदल के क्या कर दिया, साधारण कारावास। समझ गए, यानी सजा व स्वरूप दोनों में परिवर्तन हो रहा है। पहले सजा 5 वर्ष थी जो बदल के 2 वर्ष हो गई, स्वरूप पहले कठोर कारावास था जो बदल के साधारण कारावास में कन्वर्ट हो गया है।
तीसरा बिंदु आता है परिहार। तीसरा बिंदु कौन सा आता है? तो तीसरा बिंदु आता है साहब परिहार। परिहार में हम क्या कहेंगे कि दंड के स्वरूप को तो यथावत रखा जाएगा, लेकिन सज़ा में क्या कर दी जाएगी? कमी कर दी जाएगी। कैसे? तो एग्जाम्पल पुराने वाला ले लो, 5 वर्ष के कठोर कारावास को। तो देखिए यहाँ सज़ा कितनी है? तो सज़ा 5 वर्ष है। स्वरूप कैसा है? तो कठोर कारावास है। 2 वर्ष के कठोर कारावास पे परिवर्तित करना। तो दोस्तों आपने एक चीज़ नोट की कि स्वरूप को यथावत रखा गया है। स्वरूप बोले तो 5 वर्ष का कठोर कारावास, यानी कारावास कैसा है? कठोर। और 2 वर्ष का कठोर कारावास, यानी क्या है? स्वरूप पहले भी कठोर था और अब भी क्या है? कठोर। लेकिन सज़ा में क्या हुई है? कमी हुई है। कैसी हुई है? पहले 5 वर्ष की थी, अब 2 वर्ष की, लेकिन स्वरूप यथावत है। पहले भी कठोर था और अब भी क्या है? कठोर है। क्लियर है? अब बात करते हैं प्रविलंबन की। राष्ट्रपति व्यक्ति की सज़ा में क्या कर सकता है? देरी करवा सकता है, विशेषकर मृत्युदंड में। कैसे? अब देखिए साहब, कोई व्यक्ति को मान लीजिए 10 साल की सज़ा हुई है, 15 साल की सज़ा हुई है, वो राष्ट्रपति के यहाँ याचिका अगर लगाता है तो राष्ट्रपति क्या उसकी सज़ा में देरी करवा सकता है? 15 को 17 थोड़ी करवा सकती है, क्योंकि फिर कोई लगाएगा नहीं। तो विशेषकर मृत्युदंड मामले में वो क्या करवा सकता है? उसमें देरी करवा सकता है। पाँचवा बिंदु आता है विराम। राष्ट्रपति सज़ा के दौरान किसी भी व्यक्ति को विराम दिलवा सकता है। कैसे? तो देखिए मान लीजिए कि कोई एक ऐसी महिला है या कोई एक ऐसा व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति बीमार हो गया तो उसकी फांसी की सज़ा में क्या हो सकती है? उसको विराम दिलवा सकता है। गर्भवती महिला अगर गर्भ से है तो उस दौरान उसको फांसी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो निर्दोष है, उसको इस दुनिया में आने का अधिकार है, इसलिए उस महिला को फांसी उस दौरान नहीं हो सकती। तो उसकी सज़ा में क्या हो सकती है? देरी हो सकती है, उसको विराम दिलवा सकते हैं। क्लियर है? आगे जो अपन कहने जा रहे हैं, नोट में एक बात कही है कि याचिकाकर्ता द्वारा राष्ट्रपति के पास याचिका केवल और केवल एक ही बार लगाई जा सकती है। स्पेशल नोट में हमने डाला है कि राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्तियां हैं अनुच्छेद 161 के तहत, बट मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को राज्यपाल कभी भी क्षमादान नहीं दे सकता है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं अनुच्छेद 124। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। क्लियर है? अगला आता है कि अनुच्छेद 143 क्या कहता है? अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी राष्ट्रीय महत्व के मामले पर, ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति किसी भी राष्ट्रीय महत्व के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति भी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब अपन कहेंगे कोई एग्जाम्पल दीजिए, ऐसा हुआ है? तो नोट में हमने डाला है सब। 1990 में कावेरी नदी जल विवाद के संबंध में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा और न्यायालय ने परामर्श दिया था। 1993 का मामला अपन कहेंगे, देखिए 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस घटना हुई थी और उस दौरान हमने कहा कि बाबरी मस्जिद के संबंध में 1993 में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अगला आर्टिकल है, लास्ट है इसमें, न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 217 और इसमें राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में बोले तो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश को या अन्य न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। क्लियर है? और आज के लिए दोस्तों इतना ही है। और मैं अब आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपके किसी भी प्रकार की कोई भी सवाल, कोई भी जवाब, अगर कोई भी त्रुटि अगर इसमें मिलती है नोट्स में, क्योंकि लिखते वक्त कोई त्रुटि हो जाती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसको आगे सुधार सकता हूँ। कल एक मित्र हैं मेरे, या अपन कह सकते हैं कि मेरा एक बड़ा प्रिय स्टूडेंट है आदित्य वशिष्ठ ने एक बात लिखी थी कि सर आपने न्यूनतम समय के लिए राष्ट्रपति जो बताया था डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखो बहुत अच्छी बात है कि उस स्टूडेंट ने उसने चीज़ को कैच किया और ऐसे होना भी चाहिए, ठीक है ना, ताकि मुझे लगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपने न्यूनतम बताया था, और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जब आप बता रहे थे, उसने बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में आप जब बता रहे थे तो उसमें आपने कहीं ना कहीं 355 दिन लिख दिया था उसका। तो दोस्तों वो गलती से लिखा गया, वो 720 दिन है, यानी न्यूनतम समय क्या रहा है उनका? 720 दिन तक वो रहे हैं। लेकिन आदित्य उसके आगे भी मैंने एक चीज़ लिखी थी, अगर आपने गौर किया हो तो, कि वो 1 वर्ष 11 माह हैं और 20 दिन तक रहे हैं। तो इनको जब आप काउंट करोगे तो 720 दिन ही आएंगे। तो आपको समझ जाना चाहिए था, फिर भी आपने मुझे बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 355 दिन को आप उसमें काट देना और वहाँ पे 720 दिन मान लेना।
ओके दोस्तों, और किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका जवाब आपके आगामी 24 घंटे में या जो भी होगा समय उसके अकॉर्डिंग आपको दे दिया जाएगा। कोशिश रहेगी कि मेरी फटाफट आपको जवाब दिया जाए। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और हम आपके साथ यूँ ही निरंतर जुड़ते रहेंगे और रोज़ 10:30 बजे आपको यूँ ही नोट्स मिलते रहेंगे। और बहुत जल्दी मैं करंट की क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसकी डेट मैं आपको बता दूंगा दोस्तों कि कब से अपन स्टार्ट करेंगे। और वो 10 से 15 मिनट 20 मिनट का जो भी वीडियो रहेगा वो मैं अपलोड कर दूंगा, उसके टाइम शेड्यूल आपको बिल्कुल बता दूंगा। और कुछ दिनों बाद में अपन लाइव भी आने वाले हैं, तो वो कोशिश अपनी जारी रहेगी और आप लोगों का यूं ही प्यार और स्नेह मिलता रहे। और अब आपके जिनोलिया सर आपसे क्या लेते हैं, विदा लेते हैं। अलविदा। ओके।